हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार मिशन सरकारी मोहर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के नियम, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, इसमें हमारे जो है कुछ नियम हैं जो केमिस्ट्री में होते हैं। जैसे कि हमारा पहला नियम है ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और जो दूसरा नियम है हमारा वो है निश्चित अनुपात का नियम, और तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। दोस्तों, ऐसे कुछ और नियम भी है, तो हम पहले जो चर्चा करेंगे वो करेंगे ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। तो दोस्तों, जो हमारा ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है यह किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये दिया था हमारे जो एक एंटोनी लेवेशन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। और कब दिया था? 1789 ईस्वी में दिया था। तो दोस्तों देखते हैं जो हमारा पहला नियम कौन सा था। ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो दोस्तों से इंग्लिश में भी लिख लेंगे चाहे। लॉ ऑफ मास। तो दोस्तों ये किस वैज्ञानिक ने दिया था? यह नियम जो हमारा वैज्ञानिक का नाम था वो था एंटोनी लेवोशियर। जिसे मैं नीचे लिख रहा हूं नाम को, वो थे लेवोशियर। कब दिया था? सन 1789 ईस्वी में दिया। तो दोस्तों जो था उन्होंने इस नियम में यह बताया था कि जैसे कि हमारा कोई भी पदार्थ है न तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है, परंतु बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो लिख लेंगे इस नियम के अनुसार पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। किंतु इनके जो मास होते हैं वे क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो ऐसे में कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एग्जाम्पल देख लेंगे। यह किसने दिया था? एंटोनी लेवेशन ने। कब दिया था? 1789 ईस्वी में। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल होगा, पहला देखते हैं 2H2 प्लस के O2। तो इससे क्या बन जाएगा हमारा? इससे बन जाएगा हमारा जल, यानी कि जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो अब हम क्या हो गया, समीकरण को संतुलित कर लेंगे। यानी कि इसमें कितने परमाणु हैं हमारे? इसमें लिए हमने 4 परमाणु, और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु लिए हमने? 2 परमाणु लिए हैं। तो यहाँ पर हमारे परमाणु कितने हो रहे हैं? 2। और यहाँ पर कितने थे? 4। तो हम समीकरण को बराबर कर लेंगे। यहाँ क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो अब देखें मुझे हाइड्रोजन के हमारे परमाणु यहाँ भी 4 थे, यहाँ भी 4 हो गए। जो ऑक्सीजन के यहाँ भी 2 थे, तो यहाँ भी हमारे 2 हो गए। अब हम इनके मास देखते हैं। जैसे कि 2, इसमें क्या होगा? यानी कि हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 गुना 1U। जो इसका हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 1 होता है। इसी प्रकार जो ऑक्सीजन है उसका अगर मैं पूछूं आपसे, जो परमाणु भार होगा वो कितना होगा? वो होता है 16। तो 2 गुना 16U। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे। 2 क्या होगा? 2 तो बाहर आ जाएगा, फिर हम अंदर गुणा करेंगे। 2 गुना क्या हो जाएगा? यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2, और इसका परमाणु भार कितना होता है? 1। जो ऑक्सीजन है इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 16U। तो हम कर लेंगे यहाँ पर, यह क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 और 2 4U
प्लस के ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32u। इसी प्रकार में यहाँ पर देखेंगे तो 2 गुना 2 ये रहे और 16 ये रहे, तो कितने हो गए 2 और 16 18u। तो 32 और 4 कितने हो गए 36u। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 18 दूनी 36u। तो दोस्तों हमें इससे ये पता चला, जैसे कि हमने 2 परमाणु यहाँ पर क्या लिए थे, अलग अलग प्रकार के लिए थे। बस ये है, यहाँ पर भी हमने देखा जो यहाँ पर 2 परमाणु लिए थे उनका परमाणु भार कितना आया है, हमारा 36 आया है। जब वे जल में कन्वर्टेड हो गए यानी कि उन्होंने जल का रूप ले लिया, जब भी उनका परमाणु भार क्या आया 36 रहा। तो दोस्तों इस नियम में यही बताया गया था, जो पदार्थ था वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित तो किया जा सकता है, परंतु न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उनकी ऊर्जा को ह्रास होता है, क्योंकि यहाँ पर परमाणु भार 36 आया और यहाँ पर भी 36 आया है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये मास लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि हम ले लेंगे कार्बन का C+O2, तो इसको यानी कि मिलकर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। हम देखेंगे कि समीकरण हमारी बराबर है या नहीं, संतुलित है या नहीं। यहाँ पर कार्बन का एक परमाणु है, यहाँ पर भी एक है, जो ऑक्सीजन के हमारे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमने 2 लिया है। अब हम इनके मास देखेंगे कि आपस में बराबर है या नहीं। तो हमारा जो कार्बन है उसका परमाणु भार कितना होता है 12, और जो ऑक्सीजन है मैंने अभी बताया था, यानी कि ऑक्सीजन का कितना होता है 16। यहाँ पर इसके परमाणु कितने हैं 2, तो इस कारण इसमें 16 में 2 की गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा 32। तो ये हो जाएगा 32u। इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर जो कार्बन हमारा, इसका कितना हो जाएगा 12u प्लस के ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32u। तो हमने देखा यहाँ पर भी कितने हो गए 2 और 2 4 यानी कि 44u, और यहाँ पर भी 44u। तो इस प्रकार हमने देखा, यहाँ पर हमने 2 अलग अलग परमाणु लिए थे, उनका जब भी परमाणु भार कितना आ रहा है 44 हो रहा है, और जब ये संतुलित हो गया यानी कि ये क्या बन गई है, गैस बन गई है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, और जब भी इनका परमाणु भार क्या आ रहा है 44 आ रहा है। तो इस प्रकार ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो हमारा कहने का मतलब यह है, ये जो सभी संतुलित अभिक्रियाएं है यह क्या होती है, हमारे ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या करती है, पालन करती है। इसी प्रकार हम दूसरा नियम देखेंगे भैया। वो नियम हमारा कौन सा होगा, निश्चित अनुपात का नियम। इसे इंग्लिश में लिख लेंगे, तो दोस्तों हमारा निश्चित अनुपात का नियम था, यह कि इन्होंने दिया था। तो दोस्तों यह इस नियम को हमारा दिया था एक फ्रांसीसी नामक वैज्ञानिक थे, वे कौन से, जोसेफ प्राउस्ट। उन्होंने कब दिया था, यह दिया था हमारा 1779 ईस्वी में। किसने दिया था यह नियम, फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने कब दिया था 1779 ईस्वी में। उनका क्या नाम था, वो था जोसेफ प्राउस्ट। जो हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये नियम दिया था, उनका क्या नाम था, यह था जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। इन्होंने जो हमें बताया था अपने नियम में, वो बताया, क्या बताया था वो देखते हैं। इन्होंने बताया था इस नियम के अनुसार जो हमारे सभी यौगिक होते हैं सभी यौगिक हमेशा वजन के अनुसार
तत्व जो होते हैं हमारे समान अनुपात में होते हैं। तो हमारे जो जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमें निश्चित अनुपात के नियम में यह बताया था, जो हमारे सभी यौगिक होते हैं वे हमेशा वजन के अनुसार तत्व समान अनुपात में होते हैं। तो हम इसके बारे में कुछ पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैं H2O जल का एग्जाम्पल लेता हूँ, यानी कि इसका अनुपात क्या होगा। तो मैं देखता हूँ जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु भार कितना होगा। इसमें यानी कि 2 परमाणु है। वैसे हाइड्रोजन परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, पर यहाँ पर 2 परमाणु है तो हम 2 की कर देंगे इसमें गुणा, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ कर दें हम 2/16, तो काट के कितना हो जाएगा, 1/8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा कहने का मतलब यह है जो हाइड्रोजन का है अनुपात में और ऑक्सीजन का 1:8 होगा, यानी कि यही इनका यौगिक के अनुसार क्या होगा, निश्चित अनुपात यही होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं जैसे कि NH3 का, यानी कि N/H। तो जो नाइट्रोजन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, और परमाणु भार कितना होता है, वो होता है 14 बट्टे हमने हाइड्रोजन का आपको बताया रखा परमाणु भार 1 है, यहाँ पर इसके परमाणु कितने हैं, 3 है, तो 3 से गुणा कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 14/3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नाइट्रोजन क्या आया था, 14 आया था, और हाइड्रोजन कितना आया था, 3 आया था। तो दोस्तों इसी प्रकार हम क्या देखेंगे, NaCl का अनुपात देखेंगे। तो Na का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 23 होता है। अगर मैं इसका परमाणु क्रमांक पूछूं वो कितना होगा, 11। और इसका जो परमाणु भार होगा, Na का परमाणु भार होगा 23। जो हमारी क्लोरीन होती है इसका अगर मैं आपसे परमाणु क्रमांक पूछूं कितना होगा, 17 होगा, और इसका परमाणु भार कितना होता है, वो होता है 35.5। तो हम ये क्या हो जाएगा, 23U/35.5। तो दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर आपस में नहीं कटेंगे तो हम इन्हें जो का त्यों लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na/Cl। तो यहाँ पर Na का जो परमाणु भार है वो कितना आया है, 23। और इसी प्रकार जो क्लोरीन है उसका परमाणु भार कितना आया है, 35.5। तो जो इसका निश्चित अनुपात का इसका नियम होगा वो होगा 23.35.5। तो दोस्तों अब हम अपना अगला नियम देखते हैं। अगला नियम होगा हमारा गुणित अनुपात का नियम। कौन सा नियम है, गुणित अनुपात का नियम। इंग्लिश में लिख लेंगे लॉ ऑफ मल्टीप्लाई तो दोस्तों जो हमारा यह नियम था, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, उन वैज्ञानिक का नाम था डाल्टन। और कब दिया था, 1803 ईस्वी में दिया था। यह नियम वैज्ञानिक उन वैज्ञानिक का नाम क्या था, डाल्टन था। और कब दिया था, 1803 ईस्वी में दिया था। तो दोस्तों इन्होंने बताया था इस नियम के अनुसार यदि हमारे कोई 2 तत्व है जो संयोजित होकर अगर एक से अधिक यौगिक बनाएंगे और उनका एक तत्व के द्रव्यमान और जो दूसरे तत्व का द्रव्यमान होगा निश्चित अनुपात में संयोजन करते हैं और एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो देखते हैं इन्होंने क्या बताया था। इस नियम के अनुसार यदि 2 तत्व जो हमारे वे संयोजित होकर
एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ क्या करते हैं, हमारा संयोजन करते हैं। और संख्या के अनुपात में होते हैं। और क्या होंगे वे? संख्या के अनुपात में होते हैं। तो जो गुणित अनुपात का नियम था किन्होंने दिया था? डाल्टन ने दिया था। और कब दिया था? 1803 ईस्वी में दिया था। जो इन्होंने अपने नियम में क्या कहा था? इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, यानी कि वे एक से अधिक यौगिक बनाएंगे, 2, 4, 6, 8 एक से अधिक यौगिक बनाएंगे, तो एक तत्व के द्रव्यमान तथा दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोजन करते हैं और संख्या के अनुपात में होते हैं। तो दोस्तों इसी आधार पर मैं एग्जाम्पल दूंगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अब जा। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वे लूं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर दो यौगिक बनते हैं। जैसे क्या होगा, हमारा पहला यौगिक का नाम है जल, जो दूसरा यौगिक होगा वो होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड नीचे लिख लेंगे। जो हमारा पहला यौगिक बनेगा वो बनेगा जल और दूसरा बनेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो देखते हैं, जैसे ही क्या है 2H2 प्लस के O2, तो क्या बन जाएगा इससे? सिंपल सीधा सा ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? इससे बन जाएगा हमारा जल। यानी कि क्या हो जाएंगे, संतुलित कर लेंगे समीकरण। यहाँ पर भी 4 परमाणु हैं, यहाँ पर भी 4 हो गए। ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 हो गए। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 ग्राम प्लस 16G। और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 16 2 18 ग्राम। इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं। यानी कि यहाँ पर हम यानी कि जो पहला यौगिक है वो क्या ले रखा है? हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी हम क्या लेंगे? हाइड्रोजन ही लेंगे। जो ये ऑक्सीजन है वो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? O2। यहाँ पर हमने 4 परमाणु लिए थे, यहाँ पर हम क्या लेंगे? हाइड्रोजन के केवल 2 परमाणु लेंगे। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2G प्लस के 32G। तो कितना हो जाएगा ये? 34G। तो हमारा कहने का मतलब ये है, यहाँ ऑक्सीजन जो है हमारी 16 ग्राम थी और यहाँ पर कितनी थी? 32 ग्राम का द्रव्यमान जो होता है। हाइड्रोजन तो हमारी जो 2G के साथ मिलकर निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोजित होता है। यह अनुपात जो है हमारा सरल अनुपात कहलाता है। वो सरल अनुपात क्या होता है? हमें सरल अनुपात को 16:32 कह देंगे। यह क्या हो जाएगा? 1:2 में होगा। ऐसे में एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जो हमारी हाइड्रोजन होगी
वह कार्बन के साथ मिलकर किसका निर्माण करेगी? हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का निर्माण करती है। अब जब इसकी समीकरण देखेंगे वो क्या होगी? 6H2 प्लस के 3C, तो क्या बन जाएगा? जैसे कि लिख लेंगे हम, हमारा पहला यौगिक क्या बनेगा? वो बनेगा मीथेन, और जो हमारा दूसरा यौगिक बनेगा वो बनेगा इथेन। तो 3C, तो यानी कि क्या बन जाएगा? हम देखते हैं 3CH4। तो देखेंगे यहाँ समीकरण हमारी संतुलित हुई है नहीं। जैसे कि यहाँ पर जो कार्बन है उसके परमाणु कितने हैं? 3 है। यहाँ पर हमारे कार्बन के परमाणु कितने हैं? 3 है। और यहाँ पर देखते हैं हम हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो रहे हैं? हमारे 6 दूनी 12 हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 4 या 12, तो यहाँ पर हमारे समीकरण क्या है? ये संतुलित है। तो इसी प्रकार देखते हैं, जैसे कि हमें 6 दूनी 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 12 ग्राम, प्लस के जो कार्बन है उसका परमाणु भार कितना होता है? परमाणु क्रमांक तो होगा 6 और परमाणु भार होगा 12 की गुना यहाँ पर इसके परमाणु जो कार्बन के है, यानी कि परमाणु कितने हैं? 3 है। तो हम 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 36 ग्राम। तो इसी प्रकार ये टोटल योग होकर क्या बन जाएगा? 48 ग्राम। तो इसी प्रकार देखते हैं हम, अब जो ईथेन बनाते हैं, मीथेन तो हमारा बनी गया। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। इसी प्रकार ईथेन देखते हैं, जो हमारी हाइड्रोजन है यहाँ पर भी 6H2 थी और हमने यहाँ पर भी 6H2 लिए है, सिर्फ कार्बन चेंज हुआ है। यहाँ पर मैं 3 परमाणु लिए थे, यहाँ पर कितने ले लिए हैं? 4 ले लिए हैं। तो क्या बन जाएगा? 2C2H6। तो देखते हैं समीकरण संतुलित हुई है या नहीं। तो देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? यहाँ पर 12 है। तो यहाँ पर भी देखते हैं 6 दूनी 12, और जो कार्बन है उसके परमाणु कितने? यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 है। तो हमारी समीकरण क्या है? संतुलित है। अब इसके परमाणु भार का योग करते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या गया? 6 दूनी 12 ग्राम मैंने बता रखा। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 है। और यहाँ पर जो परमाणु हो रहे हैं कितने हो रहे हैं? यानी कि हो रहे हैं 12। तो यहाँ 12 की गुणा कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा? प्लस जो कार्बन है उसका मैंने आपको भी बताया था, यानी कि परमाणु भार कितना होगा? 12 होगा। और यहाँ हमारे परमाणु जो क्रमांक है, यानी कि इसके कार्बन के परमाणु है कितने हैं? 4 है। तो यहाँ 3 से गुणा ना करके हम 4 से गुणा कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे? 12 चौक 48। तो कितने हो जाएंगे? 12 चौक 48। तो टोटल हुए कितने हो जाएंगे? 8 और 2 10 और 4 1 5 और हासिल का क्या था हमारा? ये होंगे 6 ग्राम। तो इस पर हमारे टोटल ग्राम कितने होंगे? 60 ग्राम हो गए। तो दोस्तों जो हमारा गुणित अनुपात का नियम था वो यही था। तो दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।